नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतीश और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक के बारे में, लेकिन जिसका अभी तक किसी को भी कोई आंसर नहीं मिला है कि क्यों यूएस यूक्रेन की खुलकर मदद नहीं कर रहा। क्यों यूएस सिर्फ सैंक्शंस और जो प्रेशर व्लादिमीर पुतिन पर बनाकर इस वॉर को रोकना चाहता है, लेकिन खुद सामने आकर यूएस क्यों यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। हालांकि हमको पता है कि 21st सेंचुरी और द लेट 19th the 20th century, it's all about the United States. That is like the most advanced country. आप सभी लोगों ने सुना होगा, हर लोग अगर वेस्ट की तरफ देखते हैं तो सबसे ज्यादा यूएस की तरफ ही देखा जाता है। तो क्या ऐसी यूएस की मजबूरियां हैं कि वो रशिया के अगेंस्ट खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एक बात समझनी होगी कि जो यूएस का बैलेंस ऑफ पावर है, वो उसको आप दो नजरिए से देखिए। एक इकोनॉमिकल नजरिए से और दूसरा आप कह सकते हैं वारफेयर के नजरिए से। तो इकोनॉमिकल नजरिए से तो यूएस और रशिया का कोई भी मैच नहीं है, और जो वारफेयर में आप कह सकते हैं कि हाँ, रशिया इज समवट सिमिलर और रशिया में बी एडवांस और यूएस में बी एडवांस। देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन टू दैट, बट नो कंपटीशन ऑन द इकोनॉमी। लेकिन उसमें जो चाइना ने जो डैमेज किया है यूएस इकोनॉमी को, चाइना ने बहुत सी शिफ्ट ऑफ पावर जो 21st सेंचुरी में हमने देखी है अपनी तरफ खींची है, कि अब चाइना भी इतना कैपेबल हो गया है कि वो भी देशों के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। हालांकि हमने रिसेंटली देखा कि चाइना ने लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजी, जो यूएस की दो बहुत बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर जैसे यूएस सैंक्शंस लगाता है दूसरे देशों के ऊपर, वैसे चाइना ने सैंक्शंस लगा दिए। और जो भी चाइना के बिजनेस पार्टनर कंट्रीज हैं, वो उनसे कोई भी वेपन्स परचेज नहीं करेंगे। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान को ही आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ही लॉकहीड के सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं फाइटर जेट्स या कोई भी वेपनरी सिस्टम है। हालांकि वो एक अलग बात है, लेकिन चाइना ने बहुत ही एक तगड़ा टफ कंपटीशन दिया है यूएस को। अगर आप देखें जो ग्रोथ रेट चाइना का है और जो ग्रोथ रेट यूएस का है, आने वाले कुछ एक 7-8 सालों में चाइना इज गोना सरपास यूएस इकोनॉमिकली। तो यूएस का जो शिफ्ट ऑफ पावर हुआ है, वो दोनों ही एक कॉम्बिनेशन से आप बात कर सकते हैं। चाइना और रशिया से काइंड ऑफ मिलकर यूएस का जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो हुआ है। यूएस इज नॉट लाइक द ऑब्वियस बिग बॉस टू द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस जो है वो अब उसका जो कंपेटिटर है चाइना, उसकी और दुनिया देख सकती है। अगर यूएस के पास अगर नहीं आप यूएस को ऑप्शन कंसिडर करना चाहते, तब आपके पास एक ऑप्शन चाइना भी है। लेकिन अगर हम इस समय बात करें सीधे सीधे कि अब जैसे वॉर का माहौल चल रहा है और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, तो let's see US the capability by army wise. Where does US stands in comparison to Russia directly if they ever get engaged in front of each other? हालांकि मैं आपको इस वहां तक जाने से पहले बता दूं कि यूएस सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ उसके इतने सारे एलाइड कंट्रीज हैं जिसमें सबसे बड़े यूके और फ्रांस मैं आपको बता सकता हूं, बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं। दैट दे हैव वेरी स्ट्रांग मिलिट्रीज, वेरी स्ट्रांग मिसाइल सिस्टम। मगर फिर भी all these countries, all these Western allied companies are seemingly helpless to come engage directly with Russia. तो आइए पहले अब कंपैरिजन करते हैं यूएस और रशिया के जो मिलिटरी पावर है उसके बारे में, और फिर जानेंगे कि अगर कभी यूएस ऐसा करता है कि वो समहाउ रशिया को पर अटैक करता है या यूक्रेन की मदद के लिए सामने आता है, तो उसके क्या नतीजे होंगे। तो आइए पहले रशिया और यूएस की आर्मी के बारे में देखते हैं कि इन दोनों की फोर्सेस किस कहां पर खड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में। तो यहां पर अगर सबसे पहला अगर मैं कारण आपको बताऊं, तो जो डिफेंस बजट है यूएस का, वो उसका कोई भी मैच नहीं है। वो लगभग लगभग 10 गुना ज्यादा है रशिया से। तो देयर इज नो मैच इन बिटवीन। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यूएस के बहुत से एयर बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस के बहुत से नेवी बेसिस हैं। तो ये सारा बजट उनको उनकी मेंटेनेंस करने में भी जाता है उनके ऊपर। ये नहीं कि यूएस सिर्फ इनसे वेपन्स ही परचेज करता है, इसमें से बहुत सब पैसा जो यूएस डोनेट भी करता है, लेकिन स्टिल इट इज far more than Russia, and they have the capability to develop whatever they want. But
देयर इज स्टिल, आप देख सकते हैं कि रशिया भी कोई कम नहीं है उनके। अगर आप बात करें एयरक्राफ्ट, हालांकि वो यूएस से काफी कम है, लेकिन आप देख सकते हैं लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के मामले में रशिया काफी आगे है यूएस से। और सबसे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, वो रशिया के पास यूएस से ज्यादा माने जाते हैं। हालांकि एक समय पर ये रशिया के जो वॉरहेड थे वो 80,000 से भी ऊपर पहुंच चुके थे। और मैं ये काफी उस समय की बात कर रहा हूं जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोनों देशों के बीच में। तो रशिया वाज लाइक दैट टाइम सोवियत यूनियन वाज इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सनल इंसेनली। तो फिर अभी ये नंबर काफी कम है, लेकिन फिर भी जो वॉर रेडी कंडीशन में जो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अबव अराउंड 1500-1600 माने जाते हैं। तो वो भी काफी हैं डैमेज करने के लिए। तो नाउ जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो दैट विद ऑल द कैपेबिलिटीज जो यूएस के जो एयर बेसिस हैं दूसरे देशों में, उनसे मिलकर अगर जो नेबरिंग नेटो कंट्रीज है, रोमानिया से अगर यूएस अटैक करना चाहे, अगर यूएस पोलैंड से अटैक करना चाहे, तो वहां से तो यूएस के मिसाइल्स बहुत ही जल्दी रशिया के ऊपर पहुंच सकते हैं। और रशिया को काफी समय लगेगा रिस्पॉन्ड करने में, आई मीन टू यूएस, बिकॉज रशिया के इतने बेसिस यूएस के नजदीक नहीं है जितने कि नेटो कंट्रीज के थ्रू यूएस के रशिया के नजदीक है। एंड लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो दैट यूएस इज केपेबल, यूएस हैव डिस्ट्रॉयड, यूएस इज हैज फायर्ड, यूएस हैज डिफीटेड रशिया। तो फिर उसके बाद क्या यूएस सोल ओनर हो बन जाएगा, सोल बिग बॉस कहलाएगा दुनिया का? तो उसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बता दूं कि रशिया उसके बाद क्या करेगा। हालांकि रशिया का मॉस्को नहीं रहेगा, हालांकि रशिया का क्रेमलिन नहीं रहेगा, जहां से रशिया की जो कमांडिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, जो कमांड देते हैं रशियन डिफेंस सिस्टम्स को कि उनको किस देश पर अटैक करना है, कहां अटैक करना है। लेकिन रशिया हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो लोग जानते थे देयर इज अ पॉसिबिलिटी विद एक्सपेंशन ऑफ नेटो के बढ़ते हुए रुख को देखते हुए रशिया ऑलरेडी इस चीज को तैयार कर चुका था अपने आप को। इमेजिन there is no more Russia, but still Russia would have the capability to shoot down the US from anywhere in the world. That उसका मैं आपको सीधा सीधा मतलब बताऊं कि रशिया का जो एक डिफेंस सिस्टम है, एक मिसाइल सिस्टम है जिसको डेड हैंड भी कहा जाता है, उसके अंडर क्या है कि जो रशिया के मिसाइल हैं वो अंडरग्राउंड जमीन के काफी नीचे डिप्लॉयड हैं। और वहां पर जो साइंटिस्ट आप कह सकते हैं या जो मे भी मिलिट्री पर्सनल हैं, वो रेडिएशन का लेवल ऊपर सरफेस का जज करते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहते हैं मॉस्को के साथ। और वो देखेंगे कि उनका मॉस्को के साथ या क्रेमलिन के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा और रेडिएशन का लेवल बढ़ गया है, देन दे आर गोना शूट मिसाइल्स ओवर यूएस। आप कह सकते हैं उन्होंने वो 50 से 60, 60 से 100 कितने भी मिसाइल यूएस की तरफ दागने शुरू कर देंगे। और मैंने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि रशिया हैज द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम व्हिच इज द फास्टेस्ट. There is no anti-missile system for the hypersonic missile system and Russia is much more advanced. हालांकि इस समय में रशिया के पास वो विंडो है जब यूएस की जो बेहतरीन कंपनीज हैं लॉकहीड और रेथियन, ये भी अभी हाइपरसोनिक को डेवलप करने में लगी हुई हैं, लेकिन रशिया ऑलरेडी हैव द कैपेबिलिटी. सो if it ever it comes to the point that USA attacks Russia and Russia is defeated, but still then it will be really difficult for US to survive. Russia has already ensured if ever that point come, then there would be no US to. तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी ऐसा काम आए, कभी भी ऐसा समय आए। और अभी जो आपने रिसेंट बाइडन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखा होगा कि बाइडन बोल रहे हैं, मजबूरी में ही बोल रहे हैं कि यूएस इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इन यूक्रेन वुड बी वर्ल्ड वॉर 3. And my friends, nobody want World War 3 and you don't want US and US and Russia to be in front of each other. तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो का समाप्ति करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.